जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आजकल क्योंकि अडानी जी के संदर्भ में शेयर मार्केट बहुत ज्यादा चर्चा में है और क्योंकि मेरा विषय भी यह है और मेरा प्रिय विषय है, तो मैंने कहा कि आज अपने जो श्रोता दर्शक हैं उनके साथ एक और ऐसा डिस्कशन कर लूं जो काफी लोगों को पता है लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है। तो जिनको पता है वो कृपा करके, अगर कोई भूल मैं करता हूं उसका भूल सुधार करें, और जिनको नहीं पता है आशा है कि उनको इससे लाभ होगा। क्योंकि देश के करीब 10% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें नौजवान पीढ़ी के लोग बहुत ज्यादा हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, नई नई नौकरी मिली है, पैसा कमाना शुरू किया है। और जो वॉरेन बफेट ने कहा और जो बाकी बड़े बड़े फाइनेंशियल विजर्ड्स ने कहा कि जो पैसा आप कमाएं उसका कम से कम 1/3 आप निवेश करें और बाकी 2/3 आप खर्च करें या क्या करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 1/3 आपको निवेश करना चाहिए अपने भविष्य के लिए। बल्कि वॉरेन बफेट तो ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले 30% तो इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए और अगर खर्चे कम करने पड़े लेकिन 30% से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, रियल एस्टेट में किया जाए, गोल्ड में किया जाए, सिल्वर में किया जाए, फिक्स डिपॉजिट में किया जाए या इक्विटी मार्केट में किया जाए। ये अपने जो भी आपका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल है, जो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है और जो रिस्क आप ले सकते हैं उसके आधार पर आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक फाइनेंस का बड़ा मूलभूत सिद्धांत है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कम रिटर्न चाहिए तो कम रिस्क में काम चल सकता है। आपने आरबीआई बॉन्ड लिया तो आपको कम रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क बिल्कुल जीरो होगी। फिर जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगी। ये मूल सिद्धांत है। तो इक्विटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे पिछले 4-5 साल से अगर आप देखें तो 14-15% का कंपाउंड रिटर्न मिला है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में अगर रिटर्न मिला है तो 6-7% का मिला, तो डबल का रिटर्न मिला है। और डबल के रिटर्न में जब कंपाउंडिंग होती है तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और अगर ये 12-13% का रिटर्न मिल जाए, अगर आप 1/3 अपनी इनकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप रिटायर होंगे तो बेइंतहा पैसा आपके पास होगा, ऐसा माना जाता है। तो मैं आज जो क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है, जैसे अमेरिका के, भाई हर कंट्री के अंदर जहां जहां शेयर मार्केट है उनके अपने इंडेक्सेस हैं। डाउ जोन्स है, नेस्डैक है, ये अमेरिका के अंदर है, निक्कई है, जापान के अंदर है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी है। तो अगर इनका मतलब क्या है और ये कैसे बनाए जाते हैं और इनसे क्या लेसन लेना चाहिए, इनसे सीखना क्या चाहिए, ये आज मैं डिस्कस करता हूं। जिन्हें पता है उनके लिए एक साधारण जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है क्लैरिफिकेशन होगा। देखिए, ये कहते हैं लोग कि साहब मार्केट बढ़ गया, मार्केट गिर गया, लेकिन मार्केट गिर गया या बढ़ गया ये किसको देख के आप कहते हैं? अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को देख के कहते हैं कि मार्केट बढ़ गया या गिर गया, तो जरूरी नहीं है कि अगर सेंसेक्स और निफ्टी गिर गए या बढ़ गए तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट पूरी तरह से बढ़ गया या गिर गया। देखिए, सेंसेक्स जो है या निफ्टी जो है वो जो बनते हैं वो कुछ कंपनियों के टोटल से बनते हैं, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक इंडेक्स आपको बनाना है, मान लीजिए सेंसेक्स निफ्टी को थोड़ी देर अलग छोड़ देते हैं, आपको एक इंडेक्स बनाना है। अब इंडेक्स कैसे बनाएंगे? अब ये इंडेक्स, मानी बात है कि अगर ऐसी कंपनियां होंगी जो बहुत बड़ी होंगी तो एक होगा लार्ज कैप इंडेक्स, जिसमें केवल लार्ज कैप कंपनीज होंगी। लार्ज कैप का मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज है। लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ज्यादा है। तो अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी की बात करते हैं तो लार्ज कैप शेयर्स की बात करते हैं।
अगर आप मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो मिड कैप इंडेक्स में मिडिल लेवल मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज हैं, और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो छोटे लेवल की स्मॉल कैप कंपनीज उसके अंदर है। तो ये कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ रहा है, इसका मैंने पूरा मार्केट बढ़ रहा है। क्योंकि रोज अगर आप देखेंगे moneycontrol.com में देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसी दिन लार्ज कैप बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, सेक्शन निफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे जाते हैं। किसी दिन लार्ज कैप और मिड कैप बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और लार्ज कैप कम होते हैं। मतलब ये एक चीज बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जब आप कह रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये देखने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कौन सा इंडेक्स बढ़ रहा है। वो लार्ज कैप बढ़ रहा है, लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी कंपनियां बढ़ रही हैं, या मिड कैप कंपनियां, मिडिल लेवल मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी बढ़ घट रही हैं, या स्मॉल कैप की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बढ़ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको ये देखना है, जरूरी नहीं है कि अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो इंडेक्स के अंदर के सारे शेयर्स बढ़ रहे हैं। कुछ शेयर बढ़ रहे हैं, कुछ शेयर घट रहे हैं। अच्छा, जो इंडेक्स बना, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एक इंडेक्स बनाइए और उसमें मान लीजिए 30 कंपनीज लीजिए। अब आप 30 कंपनीज कौन से लेंगे? अगर लार्ज कैप इंडेक्स बना रहे हैं तो लार्ज कैप, लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन की 30 सबसे बड़ी कंपनियों को आप चुनेंगे। लेकिन ये भी आप नहीं करेंगे सबसे बड़ी कंपनियां चुने तो एक ही सेक्टर की सारी कंपनी ले लें, ऑयल एंड गैस के ले लें, या आईटी के ले लें, या बैंकिंग के ले लें, या एफएमसीजी के लिए। तो आप कंपोजिशन बनाएंगे कि मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना है और हर सेक्टर की चुनी हुई लार्ज कैप कंपनीज को इसमें इंक्लूड करना है। तो जैसे आज की तारीख में अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे लार्ज कैप कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है, और उसके बाद बाकी कंपनियां हैं। उसके अंदर इंफोसिस है, आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, और बाकी कंपनीज हैं, आईटीसी है। तो ये कैसे डिसाइड हो कि किसका, जैसे अब वेटेज किसका कितना होगा? भाई सबका वेटेज बराबर नहीं होता। जो मार्केट बढ़ा, मान लीजिए एक दिन लार्ज कैप बढ़ा, मार्केट लार्ज कैप 2% बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि जो 30 कंपनी सेंसेक्स या इंडेक्स जिसमें अंदर भी ये 30 कंपनीज है, मान लीजिए, वैसे होती नहीं है, 50 और 30 का मामला है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक इंडेक्स बनाना है, 30 कंपनीज आपको चुननी है, तो 30 कंपनीज में आप ये जो सबसे बड़ी कंपनी है और जो सब सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन जिसमें हो, आप ये देखेंगे किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, तो अगर ये शेयर्स तो एवरी डे दे गेट चेंज, प्राइस तो शेयर्स तो चेंज होते नहीं, प्राइस एवरी डे दे गेट चेंज, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो इसका माने शेयर के प्राइसेस अगर बढ़ घट रहे हैं, इसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ घट रहा है एवरी डे। लेकिन उसका वेटेज कैसे डिसाइड होगा, किसको? तो अगर टोटल 30 कंपनी जिनको आपने इंडेक्स में शामिल किया है, उनके अंदर अगर 30 कंपनी उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 का है, और रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 13% अगर मान लीजिए है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज 13% हो गया। अगर आईटीसी का मान लीजिए 9% का है, तो 9% का वेटेज जो है इंडेक्स के अंदर आईटीसी का हो गया। इसी प्रकार से पहली 30 कंपनी जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन की हैं, उनके वेटेज के हिसाब से, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनका वेटेज आप डिसाइड कर देंगे। अब मार्केट जब एक दिन बढ़ेगा या घटेगा तो सारे सेक्टर्स तो बढ़ेंगे नहीं, किसी दिन कोई सेक्टर बढ़ेगा, किसी दिन कोई सेक्टर बढ़ेगा, किसी दिन कोई गिरेगा, कोई गिरेगा। तो जितने परसेंट गिरेगा उसके उसके वेटेज से गुणा करके अंत में आपको पता चलेगा कि जो 30 कंपनीज का इंडेक्स है वो बढ़ा या घटा। तो इसका मतलब मार्केट सेंसेक्स का, निफ्टी का बढ़ना ये नहीं बताता है कि सारे शेयर बढ़े, ये बताता है लार्ज कैप शेयर बढ़े, और अगर हमने जो उनके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेशियो में वेटेज डिसाइड किया था, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो बढ़े उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें गिरे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हुआ, और उनको गुणा करके जो हमको मिला उससे पता चला कि कितना शेयर मार्केट इंडेक्स में बढ़ा या घटा। लेकिन ये केवल है लार्ज कैप कंपनीज का, बड़ी कंपनीज का। जब मिड कैप का आप बनाएंगे इंडेक्स, तो उसमें मिड कैप कंपनीज होंगी, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनका वेटेज होगा, कुछ बढ़ेंगी कुछ घटेंगी, उनको गुणा करके जो निकलेगा वो अल्टीमेटली पता चलेगा कि मिड कैप बढ़ा या घटा। और इसी प्रकार से स्मॉल कैप का। अच्छा, ये भी, इसके अलावा अलग अलग इंडेक्सेस और हैं, जैसे मेटल इंडेक्स अलग है, एफएमसीजी इंडेक्स अलग है, आईटी इंडेक्स अलग है, एफएमसीजी इंडेक्स अलग है, ऑयल एंड गैस इंडेक्स अलग है। तो अब ऑयल एंड गैस इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें केवल ऑयल एंड गैस की कंपनीज होंगी।
अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज होंगी और उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनका वेटेज होगा। और जैसे बढ़ेंगी घटेंगी, जरूरी नहीं कि एक दिन सारी आईटी इंडस्ट्री बढ़ जाए, कुछ ज्यादा बढ़ेंगी, कुछ कम बढ़ेंगी और कुछ घटेंगी, तो उनसे मल्टीप्लाई करके उनके वेटेज का पता चलेगा कि आईटी इंडस्ट्री बढ़ी या घटी। तो आप लोगों को जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बेसिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है कि सेंसेक्स निफ्टी का बढ़ना या घटना ये द्योतक नहीं है कि टोटल मार्केट बढ़ गया या घट गया। हो सकता है कि लार्ज कैप बढ़े, मिड कैप गिरे और स्मॉल कैप गिरे, या स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़े और लार्ज कैप गिरे। और इसके भी अलग इंडिकेशंस हैं, दो अगले जब मैं आपसे बात करूंगा तो उसमें उल्लेख करूंगा। लेकिन मार्केट को जब आप moneycontrol.com में देखें तो उसको एनालाइज करें कि कौन से लार्ज कैप बढ़ा है, मिड कैप बढ़ा है या स्मॉल कैप बढ़ा है, कौन सा इंडेक्स बढ़ा है, मेटल इंडेक्स बढ़ा है, आईटी इंडेक्स बढ़ा है, घटा है, क्या है। क्योंकि देखिए हर इंडेक्स का, हर कंपनी का एक साइन कर्व होता है। साइन कर्व का मतलब उतार चढ़ाव होता है, उनका बॉटम होता है, उनका टॉप होता है। तो ये एक समय होता है कि देखिए हमारा शेयर मार्केट का सिद्धांत क्या है कि अंडर वैल्यूड शेयर्स को खरीदो और ओवर वैल्यूड शेयर्स को बेचो। और ये क्योंकि साइन कर्व होता है। तो बाकी इंडिकेटर्स में कभी और बात करेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड में है और कौन सा सेक्टर अभी अप ट्रेंड में है, कौन सा इंडेक्स अभी लार्ज कैप इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है या स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन ट्रेंड में और या अप ट्रेंड में है। और आपको कोशिश ये करनी है, अगर आपको शेयर मार्केट से डायरेक्टली पैसा कमाना है और म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है, तो आपको यह प्रयास करना है कि अप ट्रेंड कब है और डाउन ट्रेंड कब है, किस रेंज में मार्केट घूम रहा है, और जब अपना मार्केट पीक पे आ जाए तो बेच दीजिए और मार्केट बॉटम पे आ जाए तो खरीद लीजिए। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से यह संभव होगा। अगर आप फाइनेंस की, सिक्योरिटी एनालिसिस की किताबें पढ़ेंगे और मेरे से बात करेंगे और मेरे इन चीजों को सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, अपनी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, विश्लेषण करने की एक क्षमता होना बहुत आवश्यक है। किसी की एडवाइस पे या टिप पे शेयर मार्केट में घुसना जोखिम भरा है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप समझेंगे, पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद सोच समझकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो अवश्य आप पैसा कमाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।